दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें ताकि आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकें। दोस्तों आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। पुराने समय में सभी राजनेता, सभी नेता जमीन से जुड़े हुए ही होते थे। चौधरी चरण सिंह जी को मैं जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता इसलिए कह रहा हूँ कि आज किसानों की समस्याओं पर बोलने वाले बहुत सारे नेता पैदा हो गए हैं, बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं। लेकिन इनमें से कई नेताओं को किसानों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, सच्ची समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी ज्ञान नहीं है। किसानों की समस्याओं पर बोलने वाले आज के कई नेताओं को किसानों के नाम पर राजनीति करने का शौक भी है और उन्हें किसानों के नाम पर चर्चित होने की भूख भी है। चौधरी चरण सिंह जी इसलिए जमीन से जुड़े हुए नेता थे क्योंकि उन्होंने सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में अपनी जमीन को किसानों के हितों के लिए कार्य करने का आधार बनाया, कार्य करने का बेस बनाया। क्या थी चौधरी साहब की जमीन? क्या थी चौधरी चरण सिंह जी की जमीन? चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी ईमानदारी। चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी खुददारी। चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी सादा जीवन उच्च विचार। चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी उनका खरापन। चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी किसानों के लिए धड़कने वाला उनका साफ दिल। चौधरी चरण सिंह जी की जमीन थी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने का उनका जज्बा। और इन्हीं सब गुणों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। दोस्तों इस दौर में क्या हाल है आप स्वयं देख लीजिए। आज दूसरे या तीसरे नेता को उनके चमचों द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा, जो वास्तविक अनुयायी नहीं होते हैं, उनके द्वारा यह कह दिया जाता है कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ये वास्तविक नेता हैं। आज के ये तथाकथित जमीन से जुड़े हुए नेता अपनी जमीन भी बदलते रहते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इन नेताओं का हाल देखा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए ये अपनी जमीन पर भी नहीं रह पाते हैं और अपने स्वार्थों को तरजीह देते हुए, अपने स्वार्थों को प्रमुखता देते हुए अपनी जमीन भी बदलते रहते हैं। इसलिए इन जमीन से जुड़े हुए राजनेताओं की जमीन ही पता नहीं चलती है कि इनकी वास्तविक जमीन क्या है। औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, औरों की क्या कहें। जब चौधरी चरण सिंह जी के पोते ने ही अपनी जमीन बदल ली हो तो फिर दूसरे नेताओं के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी खरी बात कहने में विश्वास रखते थे। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार चौधरी चरण सिंह जी एक जनसभा कर रहे थे। किसानों ने कहा कि सरकार गन्ने का उचित मूल्य नहीं दे रही है, गन्ने का सही दाम नहीं दे रही है। तो चौधरी साहब बोले कि और कर लो गन्ने की खेती, और कोई कसर रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो मेरे सिर पर भी गन्ना बो दो। तो चौधरी साहब का कहना था कि एक ही फसल मत बोइए, अन्य फसलों पर भी ध्यान दीजिए, अन्य फसलों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए कि बाजार में किस तरह की फसलों की मांग ज़्यादा है। सरकार के सामने खुद बेबस नहीं बनिए, सरकार के सामने ताकतवर बनिए और सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। क्या इस दौर में
कितने किसान नेता हैं जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। किसान नेताओं का हाल आप देख ही रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ तहसील के नूरपुर गांव में हुआ। 1928 में उन्होंने गाजियाबाद में वकालत की शुरुआत की और उसके बाद कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, और उसमें पूर्ण स्वराज की जो बात कही गई थी, उससे प्रेरित होकर चौधरी चरण सिंह जी गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस कमेटी का गठन किया और 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान उन्होंने किया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी इस आंदोलन में कूद पड़े और उसके बाद वे विभिन्न तौर तरीकों से, विभिन्न तरह से गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए, गांधी जी को मानते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भाग लिया। 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें अंततः भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस पर भी यह आरोप लगा कि कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें हम किसानों के मसीहा भी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, उनको कांग्रेस सरकार भारत रत्न नहीं दे पाई। और इस मामले में जो भाजपा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बाजी मार ली और किसानों को यह दिखा दिया कि हम किसानों के हितैषी हैं। यह केवल दिखाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह जी छपरोली विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद 1974 तक वे छपरोली का प्रतिनिधित्व करते रहे विधानसभा में। चरण सिंह जी शुरू में कांग्रेस में थे, लेकिन 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बना ली, भारतीय क्रांति दल का गठन किया। आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मदद से संयुक्त विधायक दल सरकार के मुख्यमंत्री भी बने। दोस्तों, इतने कद्दावर नेता को भी लोकसभा चुनाव में एक बार हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल के टिकट पर लड़ा, उसके उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से तालमेल किया था और 1971 के इस लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड विजयपाल सिंह जी से चुनाव हार गए। यह चुनाव उन्होंने मुजफ्फरनगर से लड़ा था। इसके बाद वे बागपत लोकसभा सीट से अपना प्रतिनिधित्व करते रहे और लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी सांप्रदायिक राजनीति के हमेशा खिलाफ रहे, हमेशा विरुद्ध रहे और मुखरता के साथ उसका वो विरोध भी करते रहे। जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए तो उन्होंने उसकी भरपूर आलोचना की और वे दुखी हुए, वो आहत हुए, क्योंकि वो सांप्रदायिकता के सवाल पर बहुत प्रमुखता से, बहुत मुखरता से बोलते थे। सवाल यह है कि क्या आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले राजनेता, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई स्पष्ट कार्यशैली विकसित कर पाए हैं? क्या उन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई स्पष्ट स्टैंड लिया है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले राजनेता किसानों के मुद्दे पर तो आगे आते हुए दिखाई देते हैं, किसानों के मुद्दे पर तो वो बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कई राजनेता सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। उन राजनेताओं को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर साफ सूझ जाता है।
दोस्तों, दुखद यह है कि चौधरी चरण सिंह के अनुयायी कहलाने वाले लोग किसानों के मुद्दे पर भी कुटिल राजनीति करने लगते हैं। उसमें भी वो अपना स्वार्थ ढूंढने लगते हैं और इस राजनीति में अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगते हैं, अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी देने लगते हैं। यही कारण है कि आज किसानों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले जो किसान संगठन हैं, वो भी आपस में बंट गए हैं। उनमें भी आपस में लड़ाई हो रही है, उनमें भी आपस में ईर्ष्या और देश का भाव है। इस दौर में कई किसान संगठन पनप गए हैं, कई किसान संगठन पैदा हो गए हैं। इन संगठनों में भी आपसी राजनीति है और शायद यही कारण है कि सरकार कभी किसानों को आंदोलनजीवी कहती है तो कभी किसानों को पापिस्ट सिद्ध ठहराया जाता है। किसानों की राजनीति की वजह से वो किसानों को एकजुट नहीं देखना चाहते हैं और सरकार की जो राजनीति है किसानों को डिवाइड करने वाली, किसानों को विभाजित करने वाली, किसान जो नेता हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं और वो उनकी चाल में, सरकार की चाल में फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो सम्मान, जो रेस्पेक्ट चौधरी चरण सिंह जी को मिली, वह सम्मान उनके पुत्र अजीत सिंह जी को नहीं मिल पाई और यही हाल उनके पुत्र जयंत चौधरी जी का भी हुआ। जो सम्मान चौधरी चरण सिंह जी का था, वो सम्मान जयंत चौधरी जी को भी नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चौधरी चरण सिंह जी ने अपना रास्ता खुद बनाया था, उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी, लेकिन चौधरी अजीत सिंह दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने लगे। यही हाल उनके पौत्र जयंत चौधरी का भी हुआ। वे भी अपना एक अलग रास्ता नहीं बना पाए और दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने लगे, अपना एक अलग एग्जिस्टेंस नहीं बना पाए। जो एग्जिस्टेंस चौधरी चरण सिंह ने अपने कामों के माध्यम से बनाया था, वो एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी भी नहीं बना पाए। जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर पहले तो केंद्र सरकार को घेरा, वो बहुत प्रमुखता से, मुखरता के साथ आगे आए, लेकिन बाद में वो उसी सरकार में शामिल हो गए जिस सरकार को वो पहले कोस रहे थे, जिस सरकार को वो किसानों के मुद्दे पर भला बुरा कह रहे थे। बाद में उसी सरकार में शामिल हो गए और मंत्री बने। जयंत चौधरी का वह बयान भी काफ़ी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। बाद में वे पलट गए और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह का सम्मान इसी वजह से था कि उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया था, लेकिन उनकी विरासत संभालने वाले लोग जब सरकार में शामिल हो जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपना अलग रास्ता बना सकते हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। एक वाकया आपको बता रहा हूँ। एक प्रतिष्ठान में मुझे एक गार्ड मिला और वो गार्ड गोरखपुर का रहने वाला था, यादव सरनेम था उसका। उस गार्ड ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जब मैंने उस गार्ड को बताया कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उसने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी तो आपके इलाके के ही थे, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही थे, हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा उस गार्ड ने कहा जो गोरखपुर का रहने वाला था। तो चरण सिंह जी को केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी उतना ही प्यार करते थे और भारत के अन्य हिस्सों के लोग भी उतना ही प्यार करते थे। तो यह होती है वास्तविक रेस्पेक्ट, ये होती है असली इज्जत, असली सम्मान। तो चौधरी चरण सिंह की विरासत आगे बढ़ाने वाले राजनेताओं से भी हम यह आशा करेंगे कि सच्चे अर्थों में वे चौधरी साहब को समझें और किसानों के मुद्दे पर अपना स्वार्थ न साधें, किसानों के मुद्दे पर ऐसी राजनीति ना करें जो अंततः उनकी कब्र खोदने का काम करे। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को आत्मसात कर सके तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।